गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जगमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ पंकज जी शर्मा है। वो नव एनवीएस टीजीटी में टीचर हैं। उनसे जानेंगे पूरी जर्नी, सफलता की कहानी, किस प्रकार उन्होंने कैसे तैयारी की, किस प्रकार सीटेट पास की और उनकी आगे की जर्नी क्या है, पूरा प्लान जानेंगे सर से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सफल मोटिवेशन में। सर स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। हाँ, तो सर सबसे पहला जो आपका शुरुआती परिचय है, आपका इंट्रोडक्शन है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर एक बार। मैं पंकज कुमार शर्मा। मेरे पिताजी का नाम श्री लादूराम जी शर्मा। पिताजी को महाराज के नाम से जानते थे, लादू महाराज के नाम से। माताजी श्रीमती बिदामी देवी शर्मा। पिताजी शुरू में काश्तकार थे, किसान थे। उसके बाद में पिताजी परचून विक्रेता रहे, परचून की दुकान खोली। और पिताजी का सत्संग में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते तो पिताजी उसमें सत्संग में जाया करते थे, भजन गाया करते थे। भगवान में बड़ी श्रद्धा थी, आध्यात्मिक इंसान थे। और पिताजी की ही ये देन है कि आज हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। उनके दी हुई प्रेरणा, उनके दिए हुए संस्कारों की बदौलत ही हम आगे से आगे जा रहे हैं। मैंने मेरी स्कूलिंग चोमू से ही की। माध्यमिक विद्यालय मैंने मॉडर्न एपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th क्लास पास की। 10th क्लास में मेरे 80.17% थे उसमें। और मैथमेटिक्स में उस समय मेरे आउट ऑफ 192 मार्क्स थे। उसके बाद में साइंस बायो लिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू, जो उस समय चोमू का एक बहुत बड़ा विद्यालय हुआ करता था, उसमें हमने एडमिशन लिया। 12th क्लास वहाँ से पास की। तो पीसीबी साइंस बायो में 74% से मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद में लाइफ में काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं, मीनिंग घुमाव काफ़ी सारे रहे हैं लाइफ में। पापा का बचपन में तो यही सपना था कि हम डॉक्टर बने, तो उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोटा भी भेजा, तैयारी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो फिर उसके बाद में एक मन बना लिया कि उस सब्जेक्ट को ही छोड़ना है। उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया। सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में आर्ट्स की तरफ मूव कर गए, ह्यूमैनिटी की तरफ मूव कर गए। उसके बाद में बीए किया। बीए जयपुर से श्री भवानी निकेतन बॉयज़ पीजी कॉलेज, उससे बीए किया। उसमें ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स रही। बीए करने के बाद में बीएड किया। चोमू से बीएड किया, गुरु टीटी कॉलेज बीएड किया। और बीएड करने के बाद में फिर से जयपुर की तरफ फिर से रुक किया। जयपुर की तरफ रुक किया। 2012 में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया एलएलबी के लिए, क्वालिफाई कर गए उसमें। और मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन मिला। 1 साल तक रहे उसमें और जेसी बोस हॉस्टल में हम रहे। लेकिन फिर मन बदल गया कि एलएलबी नहीं करनी है, छोड़ दिया उसको। और 2013 में सीटेट की एग्ज़ाम दी और सीटेट की एग्ज़ाम पास की। फिर उसके बाद में उसी दरमियान पीजी की। 2014 में पीजी हो गई, ज्योग्राफी से पीजी की। तो इस तरह से लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। बीएड के दौरान ही हमारे यहाँ पास में ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलता था, वर्ल्ड एजुकेशन, खादीबाग रोड पे। तो उस वर्ल्ड एजुकेशन में हम गए, पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन हमें पढ़ाने का मौका दिया गया वहाँ पे। हमें वर्ल्ड एजुकेशन के डायरेक्टर एम.के. बंसल जी ने हमें खड़ा कर दिया वहाँ मंच पर। उन्होंने हमसे रीजनिंग पढ़वाई, मैथमेटिक्स पढ़वाई। उसके बाद में लगभग 6 महीने यहाँ पढ़ाने के बाद में जयपुर में गए। झूठवाड़ा में एक कोचिंग थी, वहाँ पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाई, रीजनिंग पढ़ाया, राजस्थान जी के पढ़ाया। फिर छोड़ दिया। छोड़ करके फिर तैयारी ही करने लगे कि तैयारी ही करनी है, प्रिपरेशन की। और सबसे पहला ये मानिए कि फील्ड को चेंज करने के बाद में एग्ज़ाम था, वो था सीटेट वाला एग्ज़ाम था। तो सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स स्टडी करी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स की स्टडी करी। सीटेट फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई कर गए, पहली बार दिया। उसमें कितने परसेंटेज बने थे आपके? उसमें 60%, 60%, 90 मार्क्स आए 150 में से, एग्जैक्ट 60% ही बनी। फिर उसके बाद में अब सीटेट पास करने के बाद में ये हो गया कि एक ऑप्शन ये हो गया कि अब हम सेंटर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स दे सकते थे, केंद्रीय विद्यालय के और नवोदय विद्यालय के, जो टीजीटी वाले एग्ज़ाम्स दे सकते थे। बीएड कर रखी थी तो टीजीटी वाले दे सकते थे। तो केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा। 2013 में वैकेंसी आई एक केंद्रीय विद्यालय की। तो वो ये मानिए कि फर्स्ट एग्ज़ाम था एज ए कंपटीशन।
गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसको मैंने क्वालिफाई कर लिया। 2014 में उसका रिज़ल्ट आया, और चूँकि यहाँ हमारे यहाँ तो क्या होता है कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है राजस्थान में, वो क्वालिफाई कर जाते हैं। वहाँ टीजीटी होता है, तो यहाँ सेकंड ग्रेड टीचर होता है, लेकिन वहाँ रिटन के बाद में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। बढ़िया मार्क्स आए, 120 का पेपर था, तो उसमें से 90 के अबव मार्क्स थे। सॉरी 150 का पेपर था, 120 नहीं, सॉरी 150। तो 150 में से मार्क्स थे उस समय मेरे 97 के अराउंड मार्क्स थे। इंटरव्यू दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन जब जब भी केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया मैंने, मैं कभी भी रिटर्न में फेल नहीं हुआ। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि केंद्रीय विद्यालय में एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते कि आप टीजीटी एसएसटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सिर्फ एसएस पे ही फोकस कर रहे हो, ऐसे नहीं करते वहाँ पे। अपने यहाँ पे एसएस का वेटेज ज़्यादा रहता है, मैथ्स रीजनिंग से और हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं होता। अपने यहाँ पे जब सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होती है उसमें जीके आता है और एसएसटी आता है और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मीनिंग जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, वो आता है। वहाँ पे मैथ्स भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, वहाँ पे हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है, एसएसटी भी आ रहा है, और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है। तो वो क्वालिफाई करने की रीज़न क्या थे कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था। मैंने कॉलेज के दरमियान ही संस्कार भारती विद्यापीठ में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, और मैंने आपको बताया जैसा कि वर्ल्ड एजुकेशन में मैंने रीजनिंग पढ़ाई, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई और साइंस भी मैंने पढ़ाई। तो ये मेरा ये फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग था ना। तो मैं जब भी ये केंद्रीय विद्यालय की एग्ज़ाम दी, 6 टाइम्स दी मैंने, तो 6 टाइम मैं यहाँ पे हर बार मैंने ये रिटर्न तक पहुँचा। 2014 के बाद में 2016 में फिर से दी। 2016 में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया। 2017 में मैंने टीजीटी पीजीटी दोनों भी दिए इंटरव्यू। अब उस दरम्यान 2016 से मैंने कंटिन्यू कर दिया था कोचिंग्स में पढ़ाना। तो उस समय मैं चूँकि ज्योग्राफी से पीजी कर चुका था, तो मैं ज्योग्राफी यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। 2016 से तो मैंने चोमू में पढ़ाना शुरू किया, चोमू की कोचिंग्स में। लेकिन उससे पहले मैंने 2015 से मैंने जयपुर में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जयपुर में मैं इंडिया जीके और जियोग्राफी इसकी क्लासेस जयपुर के इंस्टीट्यूशंस में लेता था। हालांकि वो बड़े नामी इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, लेकिन मैं उनमें कंटिन्यू पढ़ा रहा था। तो इसी दरमियान 2017 तक आरएएस की जितनी वैकेंसीज आई, तो उनकी मैं बात करूँ तो मैंने हमेशा दी, और हमेशा ये देखिए कि मैंने जब भी प्री दिया तो मैंने हमेशा प्री क्वालिफाई किया, और 3 बार मैंने मेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली, या फिर ये कह दो कि एक तैयारी कमज़ोर होगी तो फाइनल सिलेक्शन तो कभी नहीं हुआ, लेकिन 3 बार मैंने 2017 तक, अप टू 2017 तक मैंने 3 बार आरएएस मेंस की एग्ज़ाम लिखी है। फिर उसके बाद में 2017 में केवी का एग्ज़ाम दे दिया, टीजीटी पीजीटी, और ये 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ नवोदय के लिए, फाइनल सिलेक्शन हुआ टीजीटी एसएसटी के लिए। लेकिन ये एग्ज़ाम था 2016 का, 16 वाला था वो। ठीक है। मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहा, छोड़ा नहीं मैंने। और 2017 में मैंने खुद की कोचिंग भी डाली है, बस स्टैंड पर विनर कंपटीशन क्लासेस के नाम से। तो उसमें भी राजस्थान एसआई के, एलडीसी के और रेलवे के टेक्निकल क्लासेस के, इनके बैचेस काफ़ी चलाए मैंने, और सक्सेसफुली कोचिंग भी मेरी रन थी। लेकिन पेरेंट्स का तो यही था कि गवर्नमेंट जॉब लगे। तो इसका रिज़ल्ट 27 जून 2018 को रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट आने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोएडा नवोदय विद्यालय समिति का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बुलाया गया। अब एक बार तो मन ये बनाया कि कोचिंग अच्छी चल रही है, मेरे कंपटीशन क्लासेस अच्छी चल रही है, तो इसको क्यों ना छोड़ दिया जाए, इसी को रन किया जाए। लेकिन मम्मी पापा बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, नहीं जो भी ही करनी है, चाहे कोचिंग ही बंद ही क्यों नहीं करनी। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसीजन ले लिया कि अब कोचिंग क्लोज़ करनी है, और अक्टूबर 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई अरुणाचल प्रदेश। मैंने एज ए टीजीटी एसएसटी ज्वाइन किया। उसके बाद में 2022 में मेरा ट्रांसफ़र अम्बाला हरियाणा हो गया। अब इसी दरमियान जुलाई 2022 में एक वैकेंसी आई हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो उसमें ये क्राइटेरिया होता है कि जो बंदा 3 साल तक रेगुलर एनवीएस का एम्प्लॉय रहा, वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकता है। जस्ट अपर वाला लेवल, पीजीटी है तो पीजीटी देगा, पीजीटी है तो वाइस प्रिंसिपल देगा, वाइस प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल देगा। तो मैंने भी दिया, पीजी था मैं ज्योग्राफी से, तो मैंने दिया। 28 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया 22 फरवरी
2023 को मैं उसमें क्वालिफाई कर गया। अब उसमें प्रमोशन के बाद में पोस्टिंग का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी, और जल्द ही इसी मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में मुझे मिल जाएगी। अब तैयारी की बात हम करेंगे, तैयारी हमने कैसे करी? तो भाई देखिए, कंपटीशन कोई सा भी हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए हम हल्के में या इरेगुलर स्टडी करें तो कभी भी क्वालिफाई नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, इंटेलिजेंसी अपनी जगह है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, कंटिन्यूटी ज़रूरी है। आपको अपना कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको, जिसे हम कहें कि टिप्स पर, हर चीज़ टिप्स पर हो। अब ये सेंट्रल के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको तो मैथ्स भी आनी चाहिए, आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए। तो अच्छी सी मैथ्स की कोई बुक हो, जैसे RS अग्रवाल, रीजनिंग की बुक हो, US से खाओ, जो मैंने खुद ने निकाली है, कंप्लीट की है मैंने। इंग्लिश ग्रामर 10th क्लास तक की ग्रामर आती है, और हिंदी 10th क्लास तक की हिंदी आती है। तो वो भी कोई अच्छी, या तो 10th क्लास तक की 8, 9, 10th की ग्रामर की बुक्स आती है, वो सफिशियंट होती है। या फिर हिंदी के लिए हम बात करें तो 9 से 12 तक की एक राजस्थान बोर्ड में हिंदी ग्रामर की किताब चलती है, वो सफिशियंट होती है। इसके अलावा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए क्वेश्चन पेपर्स की, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस की जाए उतना ही कम है, ये मान के चलिए। और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको बस ऐसे पढ़ करके छोड़ दिया, उसको एनालिसिस करना है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या गलती करी है, जो कंटेंट पढ़ा है उससे उसको मैच करना है, कुछ पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग वहाँ भी लिखने हैं, और जहाँ से हमने मटेरियल पढ़ा है वहाँ भी उसको क्लियर करना है। तो तभी यहाँ पे हम क्वालिफाई कर पाते हैं। आज के युवाओं के लिए हम बात करें तो आज का युवा कंपटीशन की प्रिपरेशन तो कर रहा है, लेकिन 90% युवा भ्रमित है। वो पता नहीं है कि उनको पढ़ना क्या है, सिलेबस का अकॉर्डिंग वो स्टडी नहीं करते हैं। अच्छी किताबें, NCERT की बुक्स पढ़ना है, एक मैथ्स की, एक रीजनिंग की, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की बुक कवर करनी है, रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ना है, तब जा करके कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई। सबसे पहला जो मेरा सवाल ये है कि जैसे जो अधिकतर जो है जो RPSC को भी चुनते हैं कि भाई राजस्थान पास में, हम पास में रह जाएंगे, तो आपने केंद्रीय विद्यालय को क्यों चुना, इसका कोई जवाब? केंद्रीय विद्यालय को क्यों चुना, इसका जवाब ये कहें कि केंद्रीय विद्यालय का कंटेंट ये स्कूलिंग टाइम से ही मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो इसको चुनने का रीज़न ये है कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का जब भी एग्ज़ाम दिया उसमें मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तो एक कॉन्फिडेंस आता गया, है ना। मैंने बताया ना आपको कि RPSC की भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन उसमें मैं कहूँ कि डिस्क्वालीफाई। जैसे RS की एग्ज़ाम, RS की प्रिपरेशन करी मैंने, लेकिन उसमें मैं डिस्क्वालीफाई कहूँगा मैं, तो जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा, तो उनके रिगार्डिंग सिलेबस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है बजाय RPSC के रिगार्डिंग सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करने के। और सर अगला सवाल ये है कि जैसे आपके अकॉर्डिंग, जैसे सर जैसे काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, लाइब्रेरीज बनी है, और एक सेल्फ स्टडी, तो आप ज़्यादा बेहतर कैसे मानते हैं कि सेल्फ स्टडी है या अपन? सेल्फ स्टडी, मैंने खुद कोचिंग चलाई है, मैं कोचिंग से मैंने पढ़ा है, लेकिन सेल्फ स्टडी का विकल्प नहीं है। जब तक एक कंपटीटर या स्टूडेंट एक जगह बैठ करके डेली कम से कम 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, मोबाइल को साइड में रख करके, नहीं याद हो रहा, लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, क्वेश्चंस कर कर के याद करो, क्वेश्चंस का एनालिसिस कर कर के याद करो, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। सेल्फ स्टडी से आप में जितना इंप्रूवमेंट आता है, कोचिंग से आप में इंप्रूवमेंट नहीं आता है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो ना, तो कोचिंग का 1% 2% ही रोल है, 97-98% रोल किसका है आपका? सेल्फ स्टडी का। तो सेल्फ स्टडी का कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। ऑफलाइन सेल्फ स्टडी मीनिंग बुक्स से, हम जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना प्रॉपर बुक्स से, वो सेल्फ स्टडी। और बचपन में मैं कहा करते थे हमारे टीचर्स कि हमें याद नहीं हो रहा है तो हम बोल बोल के चलते चलते याद करें, जोर जोर से बोल के याद करें, लिख लिख करके याद करें। तो वो तरीका आज भी कंपटीशन में वर्क है। तो सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। हम ऑनलाइन स्टडी करें या फिर हम मोबाइल को देख करके स्टडी करें तो वो कारगर नहीं है, वो भ्रमित करने वाली स्टडी है। सर ने बताया। सर अगला सवाल ये है कि जैसे काफ़ी युवा है जो 1-2 एग्जाम 3 एग्जाम दे के फेल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, जो और वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, तो वो अपने कैसे लक्ष्य पर अड़िग रहें, उसको छोड़े नहीं, उसके लिए कुछ कहेंगे? उसके लिए ऐसा है कि इसमें अपने आप को खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, अपने पर सेल्फ कंट्रोल होना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इस दौर में ये ज़रूरी है। 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम, 6 एग्ज़ाम देने पे युवा फेल होता जाता है। तो फेल होने का कोई ना कोई एक रीज़न है। रीज़न ये है कि उसने सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी नहीं की, या उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, या उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रही, या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रही, इनकी वजह से वो यहाँ पे फेल हुआ। तो ऐसे युवाओं के लिए यही है कि अगर आपने कंपटीशन को चुना है
तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ें। आप कंसिस्टेंस स्टडी करिए, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, अपने 10th क्लास तक की मैथ्स रीजनिंग की मैथ्स की बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं, ग्रामर बुक्स हैं, तो उनको पढ़िए। और फिर ये लगता है कि नहीं मेरा तो मूड ख़राब है, मैं 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये है कि एक साइड जॉब वो चुने और साइड जॉब के साथ साथ वो अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। साइड जॉब से ये होगा कि उनका थोड़ा इकोनॉमिक हेल्प भी खुद की कर सकेंगे वो, और उनका जो डिस्टर्बेंसेस माइंड का डिस्टर्बेंसेस है ना वो भी। लेकिन उसके लिए उसमें क्या है कि बैलेंस करना ज़रूरी होगा उनको। बैलेंस ज़रूरी है, जैसे हमने भी बैलेंस किया, और ख़ुद को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। 5-6 घंटे की जॉब है, उसके अलावा भी काफ़ी सारा टाइम होता है ना, उसके बाद भी काफ़ी सारा टाइम आपके पास है, तो आप तैयारी कर सकते हो, उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उसमें सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ कंट्रोल, ये 2 चीज़ें, और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ ज़रूरी है। तो सर सबसे अगला सवाल ये है कि आपका किस तरह से आप जैसे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य में रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए कि बड़ा वहाँ ही पे सुखद अनुभव। कुछ अलग है, यहाँ से कितना डिफरेंट है? प्रकृति की गोद में थे। हमारे यहाँ मैदानी इलाका है, हमारे राजस्थान का अराउंड 62% मरुस्थल है, वाटर स्कार्सिटी है, स्पार्स वेजिटेशन है। वहाँ ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न लस ग्रीन स्टेट है, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, इनको 8 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो माउंटेनियस एरिया है, हिमालय माउंटेन रेंज का मैक्सिमम पार्ट वहीं है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, और फॉरेस्ट एरिया है। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा हेवन ऑफ नेचर, कि मैंने लगभग 4 साल अरुणाचल प्रदेश में जॉब की, तो मैं प्रकृति की गोद में बैठ करके मैंने जॉब की। हिमालय पर्वत पर हमारा कैंपस था, मीनिंग पूरा पहाड़ों पर कैंपस था, उसमें मैदान पे बिल्कुल नहीं था। अलग अलग बिल्डिंग्स थी उसमें, एकेडमिक ब्लॉक हैं, मेस हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, टीचर्स क्वार्टर्स हैं, वो सब अलग अलग पहाड़ों पर बने हुए थे। तो बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। और लोगों की मैं बात करूँ तो एक यूनिक कल्चर है उन लोगों का, और वो उस कल्चर को अपने फेस्टिवल्स में, अपनी किसी भी सेरेमनी में, उसको एक प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से उसको फॉलो करते हैं। पहाड़ी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनोसेंट पर्सन्स हैं। आईक्यू की बात करें तो अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चंट है उनमें, उनका आईक्यू लेवल अच्छा है। किसी एक चीज़ पर वो फोकस करते हैं तो वो उसे अचीव भी कर लेते हैं। जुनूनी होते हैं पहाड़ी लोग, इमोशन ज़्यादा है उनमें, इमोशनल लोग होते हैं। तो इमोशनल के साथ कई बार ये ज़रूर हो जाता था, बच्चे इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाते थे, तो इम्बैलेंस हो जाते थे। लेकिन जब वो अपने आप को हमारे माध्यम से या और किसी तरह से बैलेंस करते थे, तो जो भी उनका गोल होता था उसे वो अचीव करते थे। सर ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती, वहाँ की विशेषताएं, तो बड़ा ही खूबसूरत स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, लोग बड़े ही खूबसूरत हैं, प्रकृति का स्वर्ग मैं उसे कहूँगा। सर अभी जैसे अभी आप पीजीटी में आपका हो चुका है ज्योग्राफी से, तो हाँ, आगे का कोई प्लान, आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का प्लान ये है, मैंने नेट कर रखा है ज्योग्राफी से। तो जैसा कि आपने कहा कि आपका आरपीएससी के एग्ज़ाम्स की तरफ रुझान नहीं रहा क्या? बिल्कुल रहा, अपने स्टेट में कौन नहीं आना चाहता। और हम राजस्थान वाले तो ऐसे हैं जो होम सिक होते हैं, जल्दी स्टेट की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी की प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो उसे भी क्वालिफाई करेंगे। और सर अंत में मैं ये चाहता हूँ कि सर जो युवा जो भी देख रहे हैं चैनल को, अपने चैनल को अभी समय आपसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? वो जैसे अधिकतर आपने जो केंद्रीय विद्यालयों के बारे में आपने एक भी बार फेल नहीं हुए, आप हमेशा पास किए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो कैसे केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करें, कैसे वो केंद्रीय विद्यालय का सपना देख रहे हैं कई स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अगर आप एज ए टीचर जॉब करना चाहते हो तो आपका मैथ्स 10th क्लास तक का मैथ्स वो ठीक होना चाहिए। आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वो ठीक होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश पे बहुत एम्फेसिस करिए, इंग्लिश पे काम करिए। आपका ग्रामेटिकल पोर्शन हिंदी का वो ठीक होना चाहिए। ये 4 ये डिफरेंट है हमारी स्टेट के एग्ज़ाम से, स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम से, और हमारा जो सेंटर के टीचिंग एग्ज़ाम्स है उनमें ये डिफरेंसेस है।
ये 4 एडिशनल कहिए, ये वो तो है ही। मैंने कहा कि टीजीटी एसएसटी और सेकंड ग्रेड एसएसटी टीचर बन रहा है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पढ़ना है आपको जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, और प्लस आपका सब्जेक्ट पोर्शन। वहाँ आपको ये तो राजस्थान जीके को तो हटा दीजिए, इंडिया जीके और सब्जेक्ट पोर्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, और प्लस साइकोलॉजी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साथ ही साथ ये 4 एडिशनल और पढ़ने हैं। तो इसमें ये कहें कि थोड़ा होलिस्टिक प्रिपरेशन या ऑलराउंडर प्रिपरेशन ये करेंगे शुरू से ही, जैसे कि लेकर के चलते हैं, वो ही इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे जनरली। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि यदि आप केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, आपका सब्जेक्ट, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे आपके अच्छे होने चाहिए। तो सर जो भी वो देख रहे हैं उनके लिए कोई एक मोटिवेशन लाइन, कोई एक इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो, कोई एक सुविचार। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। मतलब कि हम तैयारी शुरू तो करते हैं लेकिन हमारा सिलेबस का कंटेंट पूरा ही नहीं हो पाता। इससे पहले हम चारों तरफ की बातें सुन करके हम होपलेस हो जाते हैं। हम अपना सेल्फ इवोल्यूशन नहीं करते, हम हमारा इवोल्यूशन दूसरे के अकॉर्डिंग करते हैं। किताबें ही हमें मजबूत बनाती है, इमोशनली, नॉलेजफुल वे में। बुक से बेहतर हमारा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है। कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले युवाओं से मैं ये कहूँ कि आप इस भौतिकवादी युग में भटकाव बहुत सारी चीज़ों से आता है, भटकाव से बचना है। आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, भटकाव से बचना है। मोबाइल सबसे बड़ा भटकाव है, वो काफ़ी तरीक़ों से यूज़फुल भी है लेकिन उसमें आपके लिए कंट्रोल होना चाहिए। आप कई बार क्या होता है कि मोबाइल पर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा कंटेंट आता है कि हम तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है। तो उसके लिए भी अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो उसका भी एक लिमिट टाइम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी, और ऑनलाइन स्टडी के बजाय आपको ऑफलाइन स्टडी करनी है। अपनी टेक्स्ट बुक है या ऑथेंटिक राइटर्स की बुक्स हैं या CBSE बोर्ड की बुक्स है या अदर बोर्ड्स की बुक है, वो सबसे बेहतर होती है। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में होता क्या है कि अप टू 10th क्लास तक का पोर्शन मैक्सिमम आता है 60-70%। उसके बाद में आप स्पेसिफाई वे में आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, वो तो ऊपर की क्लासेस का मामला तो अलग है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, या तो अप टू 10th क्लास तक का ही इसमें कंपटीशन में कहीं भी आप राजस्थान का ले लीजिए, चाहे स्टेट के अलावा सेंटर का ले लीजिए, उसके अंदर यही कंटेंट हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। बात और आज का दौर एक ऐसा दौर है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा नीड रखती है, और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। तो युवाओं में ये बहुत कमी है आज। सुबह जल्दी उठ करके 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे तो पूरे 3 आउट 24 आवर्स आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। इससे आपका माइंड का डेवलपमेंट अच्छा होगा, इससे नकारात्मकता दूर होगी। तो युवाओं को ये अपनी लाइफ में इस चीज़ को अडोप्ट करना ही है, एक्सेप्ट करना ही है कि उन्हें सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना है। जब भी वो सपोज करिए कोई जॉब करने जा रहे हैं या फिर सपोज करिए कि वो कोचिंग ले रहे हैं, तो उससे पहले कम से कम जाने से पहले 2-3 घंटे वो सेल्फ स्टडी करके जाएँ। एक जगह बैठ करके पढ़ें, एक अपनी स्थायी जगह, उस जगह बैठ करके वो सुबह पढ़ें। तो इसका ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। सर ने बहुत अच्छा शब्द में बताया कि आप सुबह जल्दी उठें, कंसिस्टेंसी रखें, कड़ी मेहनत करें, बिना मेहनत के कोई विकल्प नहीं होता है। और सर में लास्ट में जो सर ने मुहावरा बताया वो भी बहुत शानदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को अच्छे से देखा होगा और सर की बातों को फॉलो करना, इससे आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। और अंत में अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक उपहार, छोटी सी भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं फिर से सर को धन्यवाद देता हूँ कि सर अपने चैनल में आए, अपने को समय दिया, और सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जल्दी उम्मीद करते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आएंगे और फिर से एक बार सर से और मौका मिलेगा कि इनका इंटरव्यू ले सके अपन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।